हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है गणेश कुमार। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ साइंस। हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रहेगा हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? पदार्थ। फिर देखेंगे कि पदार्थ की भौतिक गुण। फिर देखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं कि पदार्थ कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ये 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। इसमें 2 अवस्था और भी है। कौन कौन सी? प्लाज्मा और फिर होगी BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इन अवस्थाओं के बारे में हम लास्ट में अध्ययन करेंगे। और फिर पदार्थ की अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि ठोस अवस्था है, ठोस को द्रव में कैसे परिवर्तन करें, ठोस का द्रव में कैसे परिवर्तन करें, द्रव का गैस में कैसे करें, गैस का ठोस में कैसे करें, ठोस का द्रव में और गैस का द्रव में कैसे करें, ये सभी हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इन अवस्थाओं में परिवर्तन किया कैसे जाए, क्या तरीका है परिवर्तन करने का। तो हम 2 प्रकार से परिवर्तन कर सकते हैं। पहला तो तापमान में परिवर्तन करके और फिर दाब में परिवर्तन करके। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वाष्पीकरण। क्या? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण। फिर वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और वाष्पीकरण के कारण शीतलता। फिर हमने बताया था कि पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाएं पढ़ेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि पदार्थ क्या है। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है। हमारे आसपास मौजूद हर वस्तु में पदार्थ है, या फिर हम कह सकते हैं कि हर वस्तु ही पदार्थ है। हमारे पास आसपास पाए जाने वाली प्रत्येक वस्तु क्या है? पदार्थ है। पदार्थ क्या है? स्थान घेरता है और इसका कुछ न कुछ क्या होता है? द्रव्यमान होता है। फिर हम देखने वाले हैं पदार्थ के भौतिक गुण। देखो, कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये हमने कैसे पता लगाया? कि हमने कोई भी एक पदार्थ लिया और इस पदार्थ को हम इतने टुकड़ों में तोड़ते गए कि लास्ट में एक छोटा सा कण प्राप्त हुआ, जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते। तो यही वो कण है जिससे इसी के समान अन्य कणों से मिलकर ये पदार्थ बना है। तो कोई भी पदार्थ होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब ये कणों के कुछ गुण होते हैं, उन गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। ये कण एक जगह डटते नहीं है, ये गति करते रहते हैं, इधर उधर उधर कहीं भी। अर्थात इनके पास क्या है? गतिज ऊर्जा। अब आप खुद से ही ले लीजिए, जैसे कि आपको ऊर्जा नहीं मिलेगी तो आप क्या गति कर सकते हैं? इसका मतलब ये जो कण है ये गति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास क्या है? गतिज ऊर्जा है। अब तापमान बढ़ाने से कणों की गति बढ़ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। अब हमने तापमान बढ़ा के देखा, तापमान बढ़ाकर देखा तो क्या हुआ कि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। तापमान बढ़ाया, तापमान बढ़ाने के साथ साथ हमारी
गतिज ऊर्जा भी बढ़ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने के साथ ही गतिज ऊर्जा भी बढ़ रही है। पदार्थ का दूसरा गुण कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कैसे पता चला हमें कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है? जब हमने कॉफ़ी, नींबू पानी, चाय बनाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर चाय पत्ती के कण हैं और यहाँ पर मान लो ये दूध के कण हैं और ये मान लो पानी के कण हैं। अब तीनों कण आपस में मिल चुके हैं। अब आपको ऐसे पता चला कि ये कण कहाँ गए? पता नहीं चला ना, क्योंकि कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। जैसे ये कोई पदार्थ है तो इनके कणों के बीच क्या है? रिक्त स्थान है। अब दूसरा पदार्थ आया तो इन कणों के बीच में कहीं ना कहीं फिट बैठा रहता है। कोई भी अन्य पदार्थ आया, जैसे ये पदार्थ है, तो ये कणों के बीच रिक्त स्थान होने के कारण ही इनके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो हमने इससे अनुमान लगाया कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। चलो अब तीसरा गुण देखते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये कैसे पता लगाया जाए कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? जब हमने एक नल खोला, इससे पानी की धार चल रही है। अब मान लो हम इसके बीच में अंगुली करके देखते हैं। अब पहले तो क्या होगा? ये पदार्थ की धार दो भागों में बंट जाएगी और अंगुली से हटते फिर वापस एक जगह होकर एक धार बहने लगेगी। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो पदार्थ के कण है ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये एक पदार्थ का गुण निकल के आया कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समझ गए? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब ये आकर्षण सभी में अलग अलग है। सभी पदार्थों के, जैसे ठोस पदार्थ है तो ठोस पदार्थ के कणों में आकर्षण अलग होता है, द्रव में अलग होता है और गैस में इनमें कम ज़्यादा आकर्षण होता रहता है। इनके कणों की गतिज ऊर्जा भी कम ज़्यादा है, रिक्त स्थान भी किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। तो चलिए हम देखते हैं किसके कणों में गतिज ऊर्जा ज़्यादा है। अब सबसे पहले हम देखें कि कणों की गतिज ऊर्जा ठोस में नगण्य होती है। नगण्य भी मान सकते हो, क्यों नगण्य भी मान सकते हो। इसका कारण क्या है कि ठोस पदार्थों के कण बिल्कुल पास पास होते हैं और बिल्कुल पास पास होने के कारण इन कणों में गतिज ऊर्जा होती नहीं है, सिर्फ ये वाइब्रेशन करते हैं। मतलब एक कण इधर आ गया, एक कण इधर आ गया। जैसे ये कण है, ये कण इधर गया वापस इधर आ गया, इधर गया वापस इधर आ गया, इधर गया वापस इधर आ गया। तो ये कण सिर्फ वाइब्रेशन करते हैं। द्रव में कणों की गतिज ऊर्जा ठोस से अधिक है बल्कि गैस से कम। क्यों? क्योंकि ठोस से अधिक दूरी पर है इनके कण। ठोस के कण थे वो पास पास थे और द्रव के कण ये क्या है? थोड़े दूर दूर है। तो ये गति करने के लिए इनके पास प्राप्त स्थान होता है और आकर्षण बल भी क्या है? कम है। फिर हम देखते हैं गैस में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। कारण क्या है? क्योंकि इनके कण इतने दूर दूर होते हैं
कि ये गति करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। अब देखें रिक्त स्थान। रिक्त स्थान, ठोस में रिक्त स्थान। अब हम यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं, जैसे कि एक ये मान लो ठोस है, एक ये द्रव है और एक ये गैस है। ठोस में कण क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं। ठोस में कण बिल्कुल पास पास होते हैं। द्रव के कण दूर होते हैं और गैस के कण बिल्कुल दूर दूर होते हैं। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि गतिज ऊर्जा किस में दिख पाएगी? जहां पर स्वतंत्र गति करने के लिए कण होंगे। जैसे गैस में कण सर्वाधिक दूर दूर है, तो गतिज ऊर्जा किस में? गैस में होंगी। द्रव में थोड़ी कम होंगी। फिर ठोस में बिल्कुल ही नगण्य गति होगी। रिक्त स्थान, इन डायग्राम को देखने पर आपको पता भी लग रहा है कि रिक्त स्थान किस में ज़्यादा? गैस में, और द्रव में थोड़ा कम, और ठोस में बिल्कुल ही कम रिक्त स्थान होता है। आकर्षण बल, अब कोई भी दो कण है, इनके मध्य आप ऐसे अनुमान लगाओ कि अगर आकर्षण बल ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा तभी होगा जब ये कण क्या होंगे? पास पास होंगे। तभी आकर्षण बल के कारण ये बिल्कुल नज़दीक आ पाते हैं। अगर आकर्षण बल कम होगा तो कण बिल्कुल दूर दूर होंगे। अब यहाँ से आप देख ही सकते हो कि गैस में आकर्षण बल न्यूनतम है, द्रव में आकर्षण बल मध्यम है और ठोस में आकर्षण बल अधिकतम है। तभी तो ये कण इतने पास पास है। ठीक है, अब आप इनकी गति है ना, अब तीनों अवस्थाओं में गति आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो। ये मैंने एक डायग्राम लगाया, इसमें देखिए आप। देख लिया। अब हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, कि पदार्थ भौतिक रूप से तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। अब ये तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है? ये तीन अवस्थाएं, पहले ठोस है, द्रव है, फिर गैस है। हम क्या मानव शरीर को भी इन्हीं पदार्थ की तीन अवस्थाओं में बांट सकते हैं? बिल्कुल हाँ। जैसे कि हमारी हड्डियां हैं, दांत है, ये क्या है? ठोस है। रक्त है और शरीर में पाया जाने वाला जो जल है वो क्या है? द्रव अवस्था में। फेफड़ों में भरी हुई हवाएं क्या है? गैसीय अवस्था में है। चलिए तीनों अवस्थाओं का अध्ययन करें। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था में आकार क्या है? निश्चित है। जैसे मेज है, बाल्टी मान लो आप, ईंट मान लो। अब इनका आकार निश्चित नहीं होता है क्या? जी बिल्कुल सर। इनका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। संपीड्यता क्या होती है? नगण्य। संपीड्यता किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ की, कोई भी पदार्थ मान लो आप, यह एक पदार्थ है। अब इसको प्रेशर देकर, संपीड्यता किसे कहते हैं वो देख रहे हैं हम, कि इसको प्रेशर देकर इनके कणों को पास पास लाना, कंप्रेस करके इनके कणों को पास पास लाना, ये क्या है? संपीड्यता है। अब आपने देखा कि ठोस के कण तो पहले से इतने नजदीक है, तो आप इनको क्या और नजदीक लेके आओगे? यह कण नजदीक नहीं आते हैं, तो संपीड्यता
नगण्य होती है, बिल्कुल ही थोड़ा सा कणों में प्रभाव पड़ेगा। अब ठोस अवस्था के उदाहरण लेते हैं। जैसे कि रबर बैंड, बल लगाने से रबर बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबर बैंड टूट जाता है। अब आपको पूछ लिया जाए कि रबर बैंड ठोस है या द्रव है या गैस। अब इसमें द्रव के गुण तो बिल्कुल नहीं है, परंतु आप सोच रहे होंगे कि रबर है, अब इसको एक ये रबर है, इसको खींचा तो इसका आकार बदल गया, इसके कण तो सर गति कर रहे हैं, तो फिर ये ठोस कैसे हुआ? क्योंकि बाह्य फोर्स लगाया आपने। अब बाह्य फोर्स लगाकर आप पहले तो खींच लेते हो, परंतु यह वापस अपने आकार में आ जाता है। इसीलिए क्या है, रबर बैंड ठोस का उदाहरण है। ठोस पदार्थों में गतिज ऊर्जा लगभग क्या होती है, नगण्य। ये हमने देख लिया, क्योंकि आकर्षण बल क्या है, अधिक है, तो गतिज ऊर्जा नहीं पाएगी। और गतिज ऊर्जा नगण्य होने के कारण ये क्या होते हैं, इनका आकार क्या है, निश्चित है, और ये दृढ़ होते हैं। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं, ये उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ है। अब शर्करा आप पूरी मत देखिए, शर्करा का एक कण उठा लीजिए आप क्या देखेंगे कि सर इसका आकार निश्चित है, आकार निश्चित है, इसका आयतन निश्चित है, और इसका सीमाएं भी निश्चित है, संपीड़न भी नहीं पाया जा रहा, तो ये क्या है, ठोस हुआ। इसी प्रकार नमक का एक कण उठा लीजिए, इसमें भी क्या है, आकार निश्चित, आयतन भी निश्चित, और सीमाएं भी निश्चित है, संपीड़ितता भी नहीं पाई जाती, तो ये क्या हुआ, यह भी ठोस हुआ। अब हम उदाहरण लेते हैं स्पंज का। एक ही मान लो स्पंज है, स्पंज को दबाव देने के बाद आप देखेंगे कि सर संपीड़न तो इसमें पाया नहीं जाता, तो फिर स्पंज को तो हम कणों के पास पास ला सकते हैं, तो फिर ये ठोस नहीं है। अगर दबाव देने से कण पास पास आ जाते हैं और फिर वापस वही आकार ले ले, फिर वापस वही आकार ले ले, जैसे हमने दबाव दिया, ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन फिर वापस से यह पुनः वही आकार ले ले, मान लो, तो ये क्या होगा, यह एक ठोस का उदाहरण होगा। अब हम देखते हैं द्रव अवस्था। द्रव क्या है, तरल होता है, इसमें बहाव पाया जाता है। बहाव पता ही है आपको, क्यों पाया जाता है, क्योंकि इनके कण दूर दूर होते हैं और इनका आकर्षण बल भी कमज़ोर होता है। कमज़ोर होने के कारण इन कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होने के कारण इनमें भाव पाया जाता है। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता। आकार कैसे होगा, आप बाल्टी में डालोगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा, बरनी में डालोगे तो बरनी का आकार ले लेगा, अगर आप गिलास में डालोगे तो गिलास का आकार ले लेगा। तो इसका आकार निश्चित कैसे हुआ, आकार भी निश्चित नहीं होता। आयतन, परंतु आयतन क्या है, निश्चित है। अगर आयतन ही निश्चित नहीं होता तो आप इसको लीटर में कैसे कैसे नापते आप इसको लीटर में, क्योंकि इसका आयतन निश्चित है। और द्रव में संपीड़न बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि इनके कण इतने तो नज़दीक है कि इनको और ज़्यादा नज़दीक लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ही थोड़ा फर्क पड़ता है इनके कणों में। तो संपीड़न पाया तो जाता है, लेकिन बहुत ही कम पाया जाता है। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। जो द्रव के कणों का आकर्षण बल है ना, वही इसका क्या करता है, आयतन निश्चित रखता है। जैसे गैस है, गैस के बीच में, कणों के बीच में क्या नहीं है,
आकर्षण बल नहीं है, जो इसका आयतन क्या नहीं रख सकता, निश्चित नहीं रख सकता। अब हम देखें कि जो जलीय पौधे हैं और जलीय जीव है, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वो जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये जल में ऑक्सीजन कैसे घुली, इसका कारण क्या है? क्योंकि विसरण के कारण यह जल है, जो कि क्या है, द्रव है, और यह क्या है, ऑक्सीजन गैस है। अब ये ऑक्सीजन गैस क्यों गई यहाँ पर? विसरण क्या होता है? जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैसों का प्रवाह है, क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। तो जो जलीय जीव है वो कौन सी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं? जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसके कारण जलीय जीव जंतु क्या रहते हैं, जिंदा रह पाते हैं। विसरण देख लिया हमने कि पदार्थ की अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही गति करते हैं, यही इसकी क्या है, विसरण है। जब तक कि यह विसरण की क्रिया कब तक चलेगी? जब तक कि सभी जगह सांद्रता समान न हो जाए। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। अब ये ऑक्सीजन का प्रवाह यहाँ पर तब तक होगा जब तक दोनों जगह सांद्रताएं समान नहीं होगी। ठीक है, इसका उदाहरण क्या क्या है? जैसे इत्र की सुगंध है, पूरे कमरे में कैसे फैल जाती है? पूरे कमरे में फैल जाने का कारण क्या है? क्योंकि इनमें विसरण पाया जाता है। अब विसरण सभी पदार्थों में पाया जाएगा, जिसका क्रम निम्न है। जैसे ठोस में सबसे कम विसरण पाया जाता है, फिर द्रव में और फिर गैस में। द्रव में ठोस का विसरण, गैस का और द्रव तीनों का विसरण संभव है। ठीक है, अब हम पदार्थ की तीसरी अवस्था पढ़ते हैं, जो कि है गैसीय अवस्था। क्या गैस में बहाव पाया जाता है? बिल्कुल सर, बहाव पाया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि कणों में आकर्षण बल कम होता है, क्योंकि गैस के आकर्षण बल, गैस के जो कण हैं वो बिल्कुल दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इनमें वो आकर्षण नहीं रह पाता, और ये कण क्या है, स्वतंत्र है, और स्वतंत्र होने के कारण ये कहीं भी विचरण करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए क्या है, गैसों में बहाव पाया जाता है। ठोस में हमने देखा, ठोस में बहाव नहीं पाया जाता। द्रव में बहाव पाया जाता है, क्योंकि ठोस की तुलना में कणों में जो आकर्षण बल है वो क्या कम ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता। कारण क्या है? जैसे हमने यह एक बर्तन लिया, अब इसमें गैस डाली, अब ये गैस क्या हो गई, पूरे बर्तन में फैल गई। इसमें और थोड़ी ज़्यादा गैस डाली, अब तो हमने क्या देखा कि इसका आयतन चलो ये मान लेते हैं, परंतु इसमें और गैस डाल दी तो ये वह भी इस बर्तन में आ जाएगी। इस बर्तन में और गैस डाल दी, वह भी इस बर्तन में आ जाएगी। तो इसका मतलब हम आयतन निकाल ही नहीं पा रहे हैं। तो आयतन क्या है? अनिश्चित आयतन है इसका। अब गैस की निश्चित सीमा नहीं होती। निश्चित सीमा कैसे होगी? अगर द्रव की निश्चित सीमा नहीं है तो फिर इसकी कैसे निश्चित होगी? इसके कण तो फिर भी बहुत दूर दूर है। ठीक है, निश्चित सीमा नहीं होती, निश्चित आकार नहीं है, गैसों का कोई भी निश्चित आकार नहीं है। तो गैसों में संपीड़न सबसे अधिक पाया जाता है। कारण हमने बताया था कि संपीड़न अधिक क्यों पाया जाता है, क्योंकि कण दूर दूर है, इनको पास लाना बहुत ही आसान होता है। जबकि ठोस के कण क्या थे, पास पास थे, तो संपीड़न इसमें पाया नहीं गया था। जबकि द्रव में थोड़ा
और कण नज़दीक थे, वो और कण दूर थे थोड़े, और दूर थे थोड़े, जिसमें संपीड़न थोड़ा ठोस से अधिक पाया गया। और गैसों में जो संपीड़न है वो सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि गैस के कण बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इस कारण कण आपस में और बर्तन की दीवार पर टकराते हैं। अब बर्तन की दीवार पर टकराते हैं, जैसे कि ये कण यहाँ टकराया, यहाँ पर टकराया, तो ये कुछ न कुछ दीवार पर दबाव बनाते हैं। दबाव बनाने के कारण बर्तन की दीवार पर क्या होगा, दबाव होता है। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इस कारण कण आपस में और बर्तन की दीवार से टकराते हैं, और बर्तन की दीवार पर टकराने से गैस के कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर बल के कारण गैस का दबाव बना रहता है। जैसे कि गुब्बारे में दबाव बना रहता है। ठीक है, अब ये देख लो, ये ठोस के कण हैं, ये द्रव के कण हैं, ये थोड़ी गति कर पा रहे हैं, और ये गैस के कण जो कि हर दिशा में गति करने के लिए स्वतंत्र है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, ये हम देखने वाले हैं कल की क्लास में। आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा पदार्थ के भौतिक गुण और पदार्थ की तीनों अवस्थाएं। और कल की क्लास में हम देखने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, और पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप के द्वारा, दाब के द्वारा, फिर देखेंगे वाष्पीकरण और पदार्थ की दो अन्य अवस्थाएं। धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।